Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the chapter The End of Bipolarity और इसके बेस्ट नोट्स के साथ मैं आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने मेंशन है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें अगर हम कोर्स कंटेंट की तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलर वर्ल्ड एंड मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन एंड CIS एंड द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। ठीक है, सो ये कुछ मेन टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं आज के इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली स्टार्टिंग में मैं आपको सोवियत यूनियन के बारे में अच्छे से बताऊंगा और उसके बाद ये सब टॉपिक्स को हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो दिस लेसन टेल्स अस अबाउट द सोवियत यूनियन। इस चैप्टर में आप सोवियत यूनियन के बारे में काफी अच्छे से पढ़ोगे भाई। हाउ सोवियत यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे सोवियत यूनियन बना, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और एट द एंड कैसे उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। सो द सोवियत सिस्टम, आखिर ये कैसे ये सब स्टार्ट हुआ, आइए देखते हैं। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि जिसको हम USSR कहते हैं, सोवियत यूनियन को, emerged after the socialist revolution in Russia in 1917। 1917 के अंदर, ठीक है, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी जिसको रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे एमर्ज हुआ USSR जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के अंदर सोशलिज्म के आइडियाज के तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे। और एंड द नीड ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी एज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। और ये रशियन रेवोल्यूशन में जितने भी लोग थे ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। ठीक है, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थे, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, ये सब चल रहा था। सो दस दिस सिस्टम ट्राइड टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और सोवियत सिस्टम जो था, जो USSR का जो सिस्टम था, ये चाहता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, बिल्कुल भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, और सोसाइटी में जो है सभी को इक्वली सब कुछ मिले, जितने भी रिसोर्सेज हैं सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। ये था यहाँ पे सोवियत सिस्टम में। अब आगे क्या है आइए देखते हैं। द मेकर्स ऑफ सोवियत यूनियन गेव प्रायोरिटी टू द स्टेट। सोवियत यूनियन को जिन्होंने बनाया था, जिन नेताओं ने बनाया था, वो ये चाहते थे कि जो स्टेट है उसको हमेशा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, ठीक है, और एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी, और सारी पावर स्टेट के पास होगी। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। और पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन में और कोई पार्टी नहीं थी। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वॉज अलाउड बाय द स्टेट। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब अलाउड नहीं था कि वो आके कुछ करे। सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एवरीथिंग वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। ठीक है, इकोनॉमी काफी अच्छी थी, सब कुछ स्टेट कंट्रोल करता था। द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज लिबरेटेड बाय द सोवियत। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। उसके बाद जो आपको लाल कलर में दिख रही है, रेड कलर में, ये सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। और जो ग्रीन में दिख रही हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। येलो येलो जो कंट्रीज हैं ये वो थी जो अमेरिका के सपोर्ट में थी। रेड रेड जो आपको दिख रही हैं ये वो थी जो सोवियत यूनियन के सपोर्ट में थी। और ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है आपको ये वो कंट्रीज हैं जो इन दोनों में से किसी के सपोर्ट में नहीं थी, अलग थी। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट की कंट्रीज हैं ये मैं आपको जो है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे आपको पता होगा कि वो क्या होता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के कुछ मेन फीचर्स मैं आपको बताता हूँ क्या थे। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सोवियत यूनियन बिकेम अ पावरफुल नेशन। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में सोवियत यूनियन एक पावरफुल नेशन बना। एक्सेप्ट द US इट्स इकोनॉमी वाज डेवलप्ड एज कंपेयर टू अदर नेशंस। और अमेरिका को छोड़कर इसी की इकोनॉमी थी जो काफी डेवलप थी। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन काफी अच्छा था। एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, जैसे कि ऑयल, आयरन, स्टील। ठीक है, मशीनरी प्रोडक्शन काफी अच्छा था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इनका काफी अच्छा था, काफी रिमोट एरियाज में भी कनेक्टिविटी काफी अच्छी थी इनकी। और अगर आप देखें, इट ऑल्सो हैड इट्स ओन डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री। ठीक है, खुद ही ज्यादा से ज्यादा ये अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर बना लिया करते थे, पिन से लेकर कार सब कुछ खुद बनाते थे। सो ऑल्दो देयर वाज अ डिफरेंस इन देयर क्वालिटी एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज। हालांकि जो इनका सामान था वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज के कंपैरिजन में क्वालिटी के मामले में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ टक्कर देता था।
A minimum standard of living was assured for all the citizens under the Soviet system. मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है एक जीने का वो सभी सिटीजन्स को मिलता था. बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, अदर जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो सब कुछ गवर्नमेंट कर रही थी लोगों के लिए. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज नॉट देयर, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था. एसेट्स लाइक लैंड एंड प्रोड्यूस वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट. जितना भी लैंड होता था, जो भी प्रॉपर्टी होती थी, सभी पे सोवियत स्टेट का ही कंट्रोल था. थस स्टेट ओनरशिप वॉज सुप्रीम. ठीक है, स्टेट ओनरशिप ही सुप्रीम होती थी सोवियत यूनियन में. ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम. ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या थे इसके, आइए देखते हैं. The Soviet system became very bureaucratic and authoritarian in nature. सोवियत सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, काफ़ी अथॉरिटेरियन हो गया था. इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स. जो वहाँ के लोग थे वो अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं बता पाते थे, इतना ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गया था. भाई किसी को बोलने का भी इतना मौका नहीं मिलता था. प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी तो थी नहीं. एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो ऐसे में लोगों को क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर देखोगे डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा था लोगों के अंदर. लोग क्या करते थे, कार्टून बना रहे थे, जोक्स बना रहे थे सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर. द सोवियत सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन वन पार्टी सिस्टम. सोवियत सिस्टम क्या था, वन पार्टी सिस्टम था. कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने पूरा कंट्रोल कर रखा था. और कोई भी भाई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, वो पार्टी बिल्कुल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी, जवाबदेही नहीं थी. आगे है, the party refused to fulfill the needs and aspirations of the people in the 15 different republics to manage their own affairs including their cultural affairs. 15 देशों से मिलकर सोवियत यूनियन बना था और इन सभी लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था सोवियत यूनियन. धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी. रशिया ने ही पूरे सभी 15 देशों को डोमिनेट कर रखा था, सबसे बड़ा रशिया था इनमें से. So the Soviet Union spent a lot on technology and infrastructure to match the US military capabilities. सोवियत यूनियन ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा दिया अपने टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ताकि अमेरिका को टक्कर दे सके. द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज से आगे नहीं निकल पाया. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे नहीं निकल पाया. ट्रांसपोर्ट, पावर एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स, इन सब के मामले में पीछे पीछे होता जा रहा था. फिर उसके बाद अगर आप आगे देखो, द सोवियत सिस्टम वॉज वीकेंड आफ्टर द अफगानिस्तान इन्वेजन. सोवियत यूनियन का 1979 में अफगानिस्तान क्राइसिस के अंदर इन्वेजन हुआ और उसके बाद धीरे 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 ये सोवियत यूनियन और ज़्यादा जो है मतलब कमज़ोर होता चला गया, वीक होता चला गया. और जो मतलब जो बेसिक चीज़ें जो इनके पास थी पहले वो भी अब मतलब जो है लोगों को नहीं मिल रही थी. तो धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. अब होता क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन या सोवियत सिस्टम. कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ, आइए समझते हैं. मिखाइल गोर्बाचेव ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन बिकेम जनरल सेक्रेटरी इन 1985. 1985 में सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने मिखाइल गोर्बाचेव. ही फेवर्ड रिफॉर्म्स इन दिस सिस्टम. गोर्बाचेव चाहते थे कि सोवियत यूनियन में रिफॉर्म्स आएँ, कुछ सुधार आएँ. एंड ये भी चाहते थे कि द रिफॉर्म्स वर ऑल्सो नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर एब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस. ये चाहते थे कि अगर हमें रेवोल्यूशन चाहिए, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है तो रिफॉर्म्स कुछ तो लाने पड़ेंगे. हिज डिसीजंस टू मेंटेन नॉर्मल रिलेशन विद द वेस्ट. ठीक है, ये चाहते थे कि देखो वैसे तो क्या होता था, सोवियत यूनियन का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ 36 का आंकड़ा था, जो जितने भी कैपिटलिस्ट नेशंस थे. लेकिन गोर्बाचेव ने बोला कि हमें कुछ ना कुछ रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ. डेमोक्रेटिसाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन हैड सम अदर इफेक्ट्स. ये चाहते थे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ठीक है, रिफॉर्म्स आने चाहिए सोवियत यूनियन में. अब क्या होता है कि भाई सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है. इसके रीजन क्या थे मैं आपको बता देता हूँ. फेल्योर टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. अपने लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा था ये. डोमिनेंट ब्यूरोक्रेसी. जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट थे, काफ़ी डोमिनेंट थे. डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. 70 सालों तक भाई कम्युनिस्ट पार्टी ने ही वहाँ पे जो है मतलब राज किया, रूल किया. हैवी एक्सपेंडिचर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स. भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन में लग गया अमेरिका के साथ कि सारा पैसा जो है मैन्युफैक्चरिंग करने में लग गया वेपन्स का ही. ठीक है. लैग बिहाइंड वेस्टर्न कंट्रीज. टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में लैग करता था सोवियत यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में. रशियन डोमिनेंस. रशिया का डोमिनेंस था, 15 देशों से मिलकर बना था लेकिन 15 नेशंस में से सबसे ज़्यादा जो चलती थी वो रशिया की चलती थी यहाँ पे.
फॉल ऑफ द इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती जा रही थी। और फीलिंग ऑफ फ्रीडम इन द पीपल, लोगों के अंदर फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब की फीलिंग्स आने लगी थी। और क्या हुआ, पॉलिसीज ऑफ गोरबाचेव, गोरबाचेव ने बहुत सारी पॉलिसीज स्टार्ट करी थी जिससे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आ पाए, लेकिन ऐसे में क्या हुआ, दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, क्योंकि दिस वाज अ डिविएशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पॉलिसीज से बिल्कुल ही भटक गया सोवियत यूनियन, और ज्यादा से ज्यादा मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाने लगा। सो मैनी कम्युनिस्ट लीडर्स अपोज्ड दीज रिफॉर्म्स, और बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स ने अपोज भी किया इन सब चीजों को। और ऐसे में भाई पंगा होते 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 1991 तक सोवियत यूनियन खत्म हो गया। जो इतना अच्छा सोवियत यूनियन मैंने आपको पीछे बताया था, ये एक टाइम पे आके खत्म हो गया। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक, सोवियत के पास जो सेंटर में पावर थी 15 देशों को मिलाकर, अब वो इसके खत्म होने के बाद सभी रिपब्लिक्स को धीरे धीरे सोवरेन स्टेट्स बना दिया गया, ठीक है। और द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद सोवियत फेडरेशन। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ येलत्सिन इन दिसंबर 1991, republics like Russia, Ukraine and Belarus emerged powerful and declared the Soviet Union was disbanded. So येलत्सिन के लीडरशिप में ये बता दिया गया कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों को अलग किया जा रहा है और सोवियत यूनियन को खत्म किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया जा रहा है और सोवियत यूनियन इस तरीके से खत्म हो गया। कैपिटलिज्म की तरफ अब ज्यादा से ज्यादा जो ये पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स थे ये जाना चाहते थे, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये बनना चाहते थे। अगला टॉपिक है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको हम CIS कहते हैं। ये क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, जब USSR खत्म हो गया, सो ऐसे में क्या हुआ, CIS को बनाया गया, जिसको हम कहते हैं द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सो दिस केम एज अ सरप्राइज, ये एक सरप्राइज था। सो ऐसे में क्या हुआ कि CIS के अंदर कौन कौन था, कि भाई रशिया एमर्ज्ड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन जब खत्म हुआ तो उसका सक्सेसर रशिया बना। इट ऑल्सो इनहेरिटेड द UN सिक्योरिटी काउंसिल सीट, UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट एक टाइम पे USSR के पास थी वो अब रशिया के पास आ गई। जितनी भी ट्रीटीज करी थी, जो कमिटमेंट करी थी भाई USSR ने, वो सब अब रशिया को पूरा करना था। It emerged as the only nuclear state of the post-Soviet space and it carried out some nuclear disarmament measures with the US, ठीक है। इस तरीके से ये सब चलता है। तो ये CIS की कंट्रीज हैं, इन्होंने भाई एक दूसरे का सपोर्ट करें लगातार, और उसके लिए ये सबको मतलब बनाया और देशों को इकट्ठा किया। और क्या था, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS जो है इसको 1991 में ही ढूंढा गया, और प्रेजेंट में इसमें 12 स्टेट्स हैं, ठीक है। और 9 स्टेट्स अगर तुम यहाँ देखो तो अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और एसोसिएट स्टेट्स अगर हम देखें तो तुर्कमेनिस्तान, और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। सो CIS इस तरीके से ये पूरा ग्रुप है। आगे है द CIS प्रमोट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, ट्रेड के मामले में, फाइनेंस के मामले में, लॉ मेकिंग के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में सपोर्ट करो सारे एक दूसरे की, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन जब खत्म हो गया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। सो यहाँ पे क्या है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया एक तो, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिका का दबदबा स्टार्ट हो गया। एंड ऑफ आर्म्स रेस, आर्म्स की जो रेस चल रही थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच, वो खत्म हो गई। एंड ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन को डिस्बैंड कर दिया गया। राइज ऑफ 15 न्यू कंट्रीज, 15 जिन नेशन से बनकर सोवियत यूनियन बना था, सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद ये सभी को आज़ाद कर दिया गया। रशियन बिकेम द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन, रशिया जो है सोवियत यूनियन का सक्सेसर बना। ब्लो टू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पे बहुत ही गहरा झटका लगा। और उसके तो भाई जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी काफी पहले से यहाँ पे चली आ रही थी, अब उसको एक धक्का सा लगता है, ब्लो लगता है। एंड एमरजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, अब क्या था, कैपिटलिज्म का एमरजेंस हो रहा था। बैन ऑन कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। न्यू कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, अब जो न्यू कंट्रीज थी जो सोवियत यूनियन के बाद में जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्रीज कह रही थी, इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया, कैपिटलिज्म को अपनाया। ऑल द ट्रीटीज मेड बाय USSR, जो भी ट्रीटीज USSR ने की थी वो अब रशिया को करनी थी, क्योंकि रशिया क्या था, सक्सेसर था,
यूएसएसआर का, एंड रशिया को परमानेंट मेंबरशिप भी मिल गई सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। Shock therapy is known as the model of transition from an authoritarian socialist system to democratic capitalist system। इसका मतलब है कि सोशलिस्ट सिस्टम से आप जब कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जाते हो वही आपका शॉक थेरेपी है। सो इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप that was capitalist system influenced by the World Bank and the IMF। और क्या था भाई, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जा रहा था। ईच ऑफ दीज कंट्रीज वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब ये जो जितने मैंने देश आपको बताए, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप, इनको शिफ्ट करना था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ अपने आप को। इसका मतलब था कि कंप्लीट स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है कि भाई सब कुछ यहाँ पे अब आपको कर देना है शिफ्ट। इट मीन्स प्राइवेट ओनरशिप अब आने वाली थी। जो पहले स्टेट ओनरशिप होती थी वो खत्म होके अब सब कुछ प्राइवेट होने वाला था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप्स पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। जितने भी सरकारी जो भी चीजें थी, गवर्नमेंट चीजें थी स्टेट की, वो सब कुछ अब प्राइवेट होने वाली थी। जो कलेक्टिव फार्म्स होते थे अब वो प्राइवेट होने वाले थे। कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर आने वाला था। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए शॉक थेरेपी के, कि भाई कलेक्टिव फार्म्स की जगह प्राइवेट फार्मिंग स्टार्ट हो गई, प्राइवेटाइजेशन आ गया, तो जिसने जितने भी स्टेट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस थे वो सब अब आपके प्राइवेट हो गए। इंडस्ट्रीज जितनी भी होती थी वो सेल पे लग गई, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को बहुत सस्ते दामों पर, बहुत सस्ते रेट पर बेच दिया गया। So due to the withdrawal of the old social welfare system and government subsidies pushed large sections of people into poverty। पहले तो क्या होता था भाई, सोशलिज्म में जो स्टेट होता है ना वो अपने लोगों को खुश रखता है, सारी सुविधाएं, सारी मतलब जो भी चीजें होती हैं मतलब सब कुछ मिलता है। लेकिन जो भी सब्सिडीज वगैरह पहले मिलती थी और जो स्टेट हेल्प मिलती थी वो तो हो गई खत्म। तो अब ज्यादातर लोग जो है वो पॉवर्टी की तरफ चले गए, यानी कि गरीब हो गए ज्यादा से ज्यादा लोग। अब आगे क्या होता है, माफिया का राइज हुआ, जिन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा आ गया था। रशिया के अंदर जो है रिच अलग दिख रहे थे, पुअर लोग अलग दिख रहे थे, जो पहले सोशलिज्म के अंदर नहीं होता था ऐसा यूएसएसआर में, क्योंकि यूएसएसआर में सभी को इक्वल माना गया था, सभी को इक्वल ही मौके मिलते थे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन आने के बाद अमीर लोग अमीर होते चले गए, गरीब लोग और गरीब हो गए। सो इस तरीके से हो गया। कॉन्स्टिट्यूशंस को जल्दी जल्दी बनाया जाने लगा, ठीक है, नए नए जो स्टेट्स थे, ठीक है, और इस तरीके से ये सब हो रहा था। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, अब इस टॉपिक में क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स वर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हैड मैनी सिविल वॉर्स। जो देश पहले सोवियत यूनियन के मेंबर थे बाद में इनके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। देयर वॉज अ वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स इन रशियाज टू रिपब्लिक्स, चेचन्या एंड दागिस्तान। चेचन्या एंड दागिस्तान में दो मूवमेंट्स चले। ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स मेड सिचुएशन वर्स्ट एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। लगातार यहाँ पे सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड होती गई। एंड सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स इन रशिया टू रिपब्लिक चेचन्या एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स। काफी ज्यादा वायलेंट मूवमेंट्स थे ये सारे। Moscow's method of dealing with the Chechen rebels and indiscriminate military bombings have led to many human rights violations। भाई लगातार बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मिलिट्री वगैरह भी आ चुकी थी। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन हो रहा था, ठीक है। और आगे क्या होता है आइए देखते हैं। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स इन सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर। देखो तजाकिस्तान में क्या था, एक सिविल वॉर चला जो कि लगभग 10 साल तक चलता रहा। और the region as a whole has many sectarian conflicts in Azerbaijan's province of Nagorno and Karabakh, some local Armenians want to secede and join Armenia। so ये बहुत ज्यादा conflicts and tensions चलती रहीं। ये सारे फॉर्मर देश थे जो पहले सोवियत यूनियन में हुआ करते थे। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम टू प्रोविंसेस। जॉर्जिया के अंदर से भी सिविल वॉर होने लगा। There are movements against the existing regimes in Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia। Countries and provinces are fighting over river waters। पानी को लेकर भाई, नदी के पानी को लेकर फाइट होने लगी। All this has led to instability, और काफी इनस्टेबल हो गया भाई वहां पे रहना, लाइफ काफी डिफिकल्ट हो गई। अब अगला टॉपिक है हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। सो यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है यूएस डोमिनेंस
जिसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं, ये 1991 के बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले तो दो सुपर पावर थी, सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो एक ही सुपर पावर बची। सो ऐसे में यूएसए जो था उसका कोई भी सीरियस कोई ऐसा दुश्मन नहीं था अब एनिमी। दिस एरा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस। सो ये जो एरा था अमेरिका का, इसी को हम कहते हैं यूएस डोमिनेंस, जिसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड भी कहते हैं। सिंपल तरीके से कहें तो जितना भी इंटरनेशनल सिस्टम है उसको यूएस ने डोमिनेट किया, मतलब डोमिनेट किया, ठीक है, हर तरीके से। फिर आगे क्या है आइए देखते हैं। Some aspects of US dominance did not emerge in 1991 but in fact go back to the end of the second world war। भाई यूएस का डोमिनेंस तो 1945 में भी देखने को मिला था, उन्होंने जब बॉम्बिंग करी थी। यूएस प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज अ डोमिनेंट पावर, और काफी डोमिनेंट पावर बन के ये इसने दिखाया, ठीक है, कि कितने ज्यादा भाई मतलब इसके जो है मतलब डोमिनेंस और इसकी हेजेमनी देखने को आज भी हमें मिलती है। यूएस emerged as a global player after the सोवियत यूनियन disintegration। सोवियत यूनियन के बाद में यूएस एक ग्लोबल प्लेयर बन गया भाई। इकोनॉमी का मामला हो, कल्चर का मामला हो, मिलिट्री का मामला हो, पॉलिटिकल मामला हो, हर जगह अमेरिका आगे है। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम विच वॉज सेट अप बाय द यूएस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टिल कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को अगर आप पढ़ोगे तो ये भी अमेरिका की देन है, ठीक है। और इसी तरीके से जो ब्लू जीन्स है जो हमें देखने को मिलती है वो अमेरिका का है। सो बहुत सारा इसका डोमिनेंस देखने को मिलता है। अब हमारा अगला टॉपिक है गल्फ वॉर। गल्फ वॉर के अंदर क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे द गल्फ वॉर लास्टेड बिटवीन अगस्त 1990 एंड फेब्रुअरी 1991, ठीक है, इसके बीच में ये चला। वॉज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट था। आफ्टर इराक अंडर डिक्टेटर सद्दाम हुसैन इन्वेडेड नेबरिंग कुवैत, जब इराक ने यहाँ पे कुवैत के ऊपर क्या कर दिया, इन्वेड मतलब इन्वेजन कर दिया। So after Hussein defied UN warnings, the US and its allies forced Iraqi forces out of Kuwait। So सद्दाम हुसैन को कहा गया कि भाई ये जो इन्वेड किया है इसको छोड़ दो, इससे यहाँ से वापस हट जाओ, पर ये माना नहीं वार्निंग के बाद भी। सो यूएनओ ने कह दिया कि भाई अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर का इस्तेमाल करेंगे। सो अमेरिका और जितनी भी उसकी अलाई फोर्सेस थी वो आ गई भाई कुवैत से इराकी फोर्सेस को बाहर निकालने। फिर क्या हुआ, इराक अनेक्स्ड कुवैत, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है इराक ने क्या किया था भाई, अनेक्स किया था कुवैत को। एंड अगर यहाँ पे देखोगे अगर तो ऑल्दो हुसैन सद्दाम हुसैन क्लेम्ड कुवैत टू बी अ पार्ट ऑफ इराक, सद्दाम हुसैन तो कह रहा है कि कुवैत इराक का ही पार्ट है। He invaded the region so that Baghdad could cancel a massive debt that it owned Kuwait as well as acquire कुवैत लार्ज ऑयल रिसोर्स। भाई जो कर्जा था बगदाद के ऊपर वो उतर सकता था अगर कुवैत के जितने रिसोर्सेज हैं वो मिल जाते, इनके हाथ लग जाते। सद्दाम हुसैन ऑल्सो सोट टू लिंक द एनेक्सेशन विद द पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, और भाई ये फिर आगे बढ़ते बढ़ते पैलेस्टीन की तरफ भी जाना चाहता था। इमीडिएटली आफ्टर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रांगली रेप्रीमेंडेड इराक, ठीक है, इराक बहुत ज्यादा बताया जा रहा था, वार्निंग दी जा रही थी इसको भाई मिलिट्री एक्शन होगा, अगर नहीं हटाया तो मिलिट्री एक्शन होगा, पर ये माना नहीं। एंड एट द एंड मिलिट्री एक्शन हुआ। सद्दाम हुसैन ने रिफ्यूज कर दिया था अटेंशन देने के लिए, वार्निंग्स बहुत सारी मिल रही थी। उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे बहुत देखने लायक था, 6,60,000 सैनिक, लगभग 34 अलग अलग देशों के, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक जो थे, जो मिलिट्री के अंदर जो थे आर्मी मैन, वो अमेरिका के थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, after 15 January deadline was floated by Baghdad, coalition forced first launched Operation Desert Storm। Operation Desert Storm जो है वो चलाया गया, और जो अमेरिकन जनरल थे नॉर्मन स्केचवॉर्फ, ठीक है। सो भाई जो शॉर्ट स्कोप थे उन्होंने क्या करा कि भाई ये मतलब मेन यही थे जो कंट्रोल कर रहे थे। जो यूएन का जो कोalition पूरी जो आर्मी गई हुई थी इसमें 75% जो फोर्सेस थी वो अमेरिका की थी। ऑल्दो द इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैड प्रोमिस द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, सद्दाम हुसैन मान नहीं रहा था, वो कह रहा था ये आज तक ऐसी कोई बैटल नहीं हुई होगी, ऐसी बैटल मैं करूंगा और हराऊंगा सभी को। सो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को ही हम फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं, ठीक है, इसी को हम फर्स्ट गल्फ वॉर नाम से जानते हैं। और द वॉर वॉज लार्जली फाउट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इट एक्सपोज्ड द मैसिव टेक्नोलॉजिकल गैप दैट हैड डेवलप्ड बिटवीन यूएस मिलिट्री पावर एंड दैट अदर ऑफ द नेशंस। और आगे क्या होता है, द हाईली पब्लिसाइज्ड यूज ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट बम्स, ठीक है, अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बम्स का यूज़ किया, इसको कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है इसी वॉर को।
एंड पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेलीविज़न कवरेज भी दिखाई गई और इसके ऊपर वीडियो गेम्स भी बनाई गई, इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। और जो डिस्ट्रक्शन हुआ था इराकी फोर्सेस का वो लाइव दिखाया गया टीवी के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन क्या है, ये कौन है, आइए बताता हूँ। सो डिस्पाइट विनिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर, जो जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश थे वो उसके टाइम पे फर्स्ट गल्फ वॉर जीती गई थी, पर उसके बावजूद 1992 के इलेक्शंस में जो बिल क्लिंटन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए। और इन्होंने जीतने के बाद में मतलब इनका जो पूरा एरा है उसी को क्लिंटन एरा कहा जाता है। इन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ में बहुत काम किया और कुछ ऐसे भी जैसे डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत काम किया इन्होंने, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, मिलिट्री और सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9/11, ठीक है। 9/11 क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको आप। सो 9/11 का मतलब है सितंबर 9वां महीना होता है, 11 यानी कि 11 तारीख, 9/11। इसमें क्या हुआ, 2001 का टाइम था। 19 हाईजैकर्स हेलिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज, अरब देशों के लगभग 19 ऐसे हाईजैकर्स थे जो प्लेन्स को हाईजैक करते थे। उन्होंने 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को हाईजैक कर लिया और उनको वो ले गए। 4 कुछ मतलब 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बिल्डिंग थी अमेरिका के अंदर, वहां पे वो हाईजैक करके उन प्लेन्स को ठोकने की तरफ ले गए। वन एयरलाइनर ईच डे क्रैश्ड इनटू नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पहला और दूसरा नॉर्थ और साउथ टावर्स की तरफ जाके टकराया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के। तीसरा जो एयरप्लेन था वो जाके टकराया पेंटागन बिल्डिंग में जो कि वर्जीनिया के अंदर थी, जहाँ पे डिफेंस डिपार्टमेंट था यूएस का। फोर्थ जो एयरक्राफ्ट था उसको यूएस कांग्रेस की कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर जाके टकराना था, लेकिन वो थोड़ा सा डायरेक्शन भटक गया और वो एक खेत में जाके गिर गया, फील्ड के अंदर, पेंसिल्वेनिया के खेत के अंदर गिर गया। सो इसी अटैक को हम 9/11 का अटैक कहते हैं। अब आगे क्या हुआ, यूएस रिस्पॉन्स टू 9/11 वॉज स्विफ्ट एंड फ्रोशियस। अमेरिका ने बहुत जल्दी इसका रिस्पॉन्स दिया, ग्लोबल वॉर एंड टेरर छेड़ दिया अमेरिका ने, और अमेरिका ने अपना ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। भाई तालिबान, अलकायदा, जितने भी या आतंकवादी, ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, हर जगह जाके भाई इन्होंने अटैक करे। द यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अरेस्ट करे इन्होंने, और without the knowledge of the government of the person being arrested transported these persons across countries and detained them in secret prisons, बिना किसी को बताए सभी इन लोगों को उठा के ये ऐसे ऐसे सीक्रेट प्रिजन्स के अंदर ले गए जहां किसी को ये मिलने भी नहीं देते थे उनसे। सम ऑफ देम वर ब्रॉट टू ग्वांतानामो बे, ठीक है। ये क्या है कि क्यूबा के ही पास में एक यहाँ पे प्रिजनर मतलब प्रिजनर्स को लाया गया और यहाँ पे इनको छुपा के रखा गया। और यहाँ पे क्या था कि यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिलने नहीं आ सकते थे, इनको भी अलाउ नहीं किया अमेरिका ने कि इन प्रिजनर्स से मिलो। अमेरिका ने पकड़ पकड़ के मारा जितने भी टेररिस्ट थे। फिर है मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान। मिडल ईस्ट क्राइसिस के अंदर अफगानिस्तान का क्या टॉपिक है, आइए समझते हैं। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अफगानिस्तान रिमेन्ड सेपरेट फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड वॉर एंड द कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में भी अफगानिस्तान नहीं था, कोल्ड वॉर में भी अफगानिस्तान नहीं था। कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए 1960 में, जब किंग जाहिर शाह थे जो अफगानिस्तान के, इलेक्शंस हुए अफगानिस्तान के अंदर, कुछ पॉलिटिकल राइट्स दिए गए वहाँ के सिटीजन्स को, और इसके अलावा विमेन एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया। एंड उनको क्या किया गया, उन्हीं के ही कज़न ने 1973 में उनको हटा दिया। उनके कज़न का नाम था दाऊद खान और वो खुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट खुद बन गए अफगानिस्तान के, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या होता है 1978 में, द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, पीडीपीए ने क्या करा, दाऊद खान की गवर्नमेंट को हटा दिया। पीडीपीए एक सोशलिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी है तो इसके लिंक सोवियत यूनियन से होंगे, आपको पता चल जाएगा। अंडर द लैंड रिफॉर्म प्रोसेस दे स्टार्टेड टेकिंग लैंड फ्रॉम द पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ लैंड। देखो सोशलिज्म में यही होता है, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसकी जमीन ले लो, जिसके पास नहीं है उसको दे दो। ऐसे में लोगों के अंदर क्या हो गया भाई, लोग तो भाई परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लोग एंग्री हो गए गवर्नमेंट के साथ में, और क्योंकि उन्होंने बहुत महंगे महंगे जमीनें खरीदी थी और इन्होंने तो भाई पार्टी वालों ने ऐसे ही उनकी जमीनें इधर उधर बांटना शुरू कर दी। ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे, ऐसे में विलेजर्स ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया भाई, और गवर्नमेंट ने कोशिश करी सप्रेस करने की इस रेबेलियन को, पर ये रेबेलियन अब सप्रेस नहीं हो रहा था।
द सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अफगानिस्तान, ये जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी पीडीपीए की, अब इसने सोवियत यूनियन से मदद मांगी, हेल्प मांगी वेपन्स की और अदर मटेरियल्स की, और फिर भी यहाँ पे विलेजर्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, विलेजर्स अभी भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे। फिर ऐसे में क्या हुआ, सीइंग द सिस्टम डिटीरियोरेटिंग, सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब होता जा रहा था। सो 1979 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन अपनी आर्मी लेके अफगानिस्तान में आ गया। इसी को कहते हैं कि अफगानिस्तान ने इन्वेड कर दिया, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने इन्वेड कर दिया। द सेंडिंग ऑफ सोवियत ट्रूप्स टू अफगानिस्तान वॉज अपोज्ड बाय जनरल असेंबली ऑफ 34 मुस्लिम कंट्रीज एंड यूएन। अमेरिका और यूएन और इसके अलावा 34 मुस्लिम नेशंस ने इस चीज़ को अपोज किया कि ऐसा क्यों कर रहा है यूएसएसआर। बट द सोवियत यूनियन डिड नॉट लिसन टू एनीवन, सोवियत यूनियन ने किसी की नहीं सुनी और पूरी सिटीज़ पर कंट्रोल कर लिया और वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह सब कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान का। फिर क्या हुआ, अफगानिस्तान वॉर चला 1979 से 89 तक, ठीक है। जो वहाँ के लोग थे अफगानिस्तान के और जो आर्मी थी सोवियत यूनियन की, आपस में ये लोग जो है लड़ते रहते थे, इसको वॉर ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है। द पीपल ऑफ अफगानिस्तान वर सपोर्टेड बाय यूएस, अफगानिस्तान के लोगों को कौन सपोर्ट करेगा भाई, यूएस, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ के लोगों को यूएस इस मौके पे सपोर्ट करेगा। सो जो सुपर पावर्स थी यूएसएसआर और उसके साथ, और जो मतलब यूएसएसआर और उसके साथ में अमेरिका, वो वापस से आमने सामने आ गई। ओसामा बिन लादेन वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस वॉर, सो ओसामा बिन लादेन भी इस वॉर के अंदर शामिल था। मैनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक तालिबान एंड अलकायदा एमर्ज्ड, और इसी वॉर के दौरान बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि तालिबान और अलकायदा, इनका एमरजेंस होता है। फिर आगे है, इन 1985 गोरबाचेव बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, गोरबाचेव जो है सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट बने और इन्होंने चेंजेस करना शुरू किए सोवियत यूनियन में, और इन्होंने ये भी चेंज किया कि अफगानिस्तान से अपनी आर्मी वापस बुलाई सोवियत यूनियन की, ठीक है। और उसके बाद अफगानिस्तान का वॉर ये यहाँ पे खत्म हो गया ऑफिशियली। लेकिन ये आर्मी तो चली गई यूएसएसआर की, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वहाँ का सिविल वॉर चलता रहा। वहाँ के टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तालिबान और अलकायदा, वो वहाँ के ग्रुप्स आपस में लड़ते रहते थे और वहाँ के लोगों को तंग करते थे। ये तालिबान है, ठीक है, तालिबान के लोग हैं जो कि टेररिस्ट हैं सारे के सारे। होता क्या है कि द यूएस एंड नाटो कॉम्बैट मिशन फॉर्मली एंडेड इन दिसंबर 2014, 2014 तक भी अमेरिका भाई वहाँ पे लड़ रहा था, ठीक है। और 13 साल तक का ये अफगानिस्तान वॉर जो है बहुत ही लंबा चला यूएस का मतलब। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई वायलेंस अभी तक चलता रहा, ठीक है। यूएन यूएन जो है और यूएसआर जो मतलब यूएसए जो है, अमेरिका ने बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स भी करी, तालिबान को टारगेट भी किया। लेकिन वापस से अगस्त 2021 में, अभी लेटेस्ट बात बताऊं तो तालिबान वापस अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर चुका है। अमेरिका के जो आर्मी वाले जितने भी ट्रूप्स थे वो सारे जा चुके हैं अफगानिस्तान छोड़ के, और अभी भी तालिबान ही वहां पे रूल कर रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या था ये मैं आपको काफी अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो आइए देखते हैं। ट्यूनेशिया एक कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, आपको पता होगा। वहां पे ट्यूनेशिया बिल्कुल ऊपर एक कंट्री है छोटी सी। वहां पे जो है जाइन एल एबिदिन बेन अली वहां के प्रेसिडेंट थे 1987 से। इट वॉज डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, डिक्टेटर थे वो वहां पे, ठीक है, अपनी मर्जी से सब करते थे। मीडिया को कुछ भी अलाउ नहीं था, मीडिया का कोई कंट्रोल नहीं था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं दिखा सकता था मीडिया। सो ऐसे में लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज होती थी, लोगों को जस्टिस नहीं मिलता था। अब हुआ क्या, द अरब रेवोल्यूशन स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द सेल्फ इमोलेशन ऑफ अ पुअर मैन नेम्ड मोहम्मद बौजीजी। मोहम्मद बौजीजी नाम के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, इसी को लेकर ये पूरा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। मोहम्मद बौजीजी एक गरीब आदमी थे और 29 मार्च को उनका जो है बर्थ हुआ था 1984 में ट्यूनेशिया के अंदर। उनके फादर मर गए थे जब वो 3 साल के थे, और उन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू किया, 10 साल की एज से वो फ्रूट्स बेचते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद बौजीजी वॉज अ 26-year-old ट्यूनेशियन स्ट्रीट वेंडर, ये सामान वगैरह बेचते थे, ठीक है। सिंस द एज ऑफ द 10, 10 साल से ही वो छोटे से थे जब ही उनके फादर जो है वो चल बसे थे और इन्होंने ही काम वगैरह किया था। अब ये चाहते थे कि मतलब कुछ इनको लाइसेंस वगैरह के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, कि भाई दुकान वगैरह के लाइसेंस के लिए पुलिस वालों ने, लेकिन क्या ब्राइब वगैरह की डिमांड करी, ये दे नहीं सकते थे। सो पुलिस ने क्या करा भाई, इनको बहुत मारा, ठीक है, बहुत गलत गलत किया इनके साथ, ठीक है। और उसके बाद इनको इस चीज़ का काफ़ी धक्का सा लगा, बुरा लगा, और ये बाहर गए और इन्होंने गैसोलीन उठाया, ठीक है, मिट्टी का तेल अपने आप के ऊपर छिड़क दिया
और अपने आप को आग लगा दी। इस तरीके से ये फिर और लोगों ने देखा, इनकी वीडियो बना ली, बहुत सारे लोगों ने, वो वायरल हो गई फेसबुक पे। वायरल होने के बाद क्या हुआ, लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि जस्टिस फॉर मोहम्मद बौजीजी। सो इस तरीके से ये चलता रहा, ठीक है। लेकिन इनके डेथ के बाद भी कोई स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे थे, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने गोलियां चलवा दी दिन दिहाड़े, लेकिन फिर भी लोग बैठ नहीं रहते। सो ये प्रोटेस्ट बढ़ते गए, कर्फ्यू भी लगा दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई। बट एट द एंड जो वहाँ का प्रेसिडेंट बैन अली था, उसको रिजाइन करना पड़ा और बैन अली का रूल खत्म हो गया यहाँ पे आके। फिर उसके बाद क्या है कि लोग क्यों रिवोल्ट कर रहे थे, गुस्से में थे, क्योंकि मोहम्मद बौजीजी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। डिक्टेटरशिप थी वहाँ पे, इसलिए लोग रिवोल्ट कर रहे थे। वहाँ पे जो करप्शन था, इसलिए लोग कर रहे थे। वहाँ पे पॉवर्टी थी, इसलिए लोग रिवोल्ट कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट था, इसलिए लोग वहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे। सुसाइड किया मोहम्मद बौजीजी ने, इसलिए लोग कर रहे थे। सो आफ्टर द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट इन ट्यूनेशिया, ये ट्यूनेशिया में सक्सेसफुल मूवमेंट होने के बाद अलग अलग नॉर्थ अफ्रीका की अरब कंट्रीज और इधर उधर कंट्रीज में भी ये जो है रेवोल्यूशन फैला, ठीक है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ध्यान से सुनिएगा। हर कंट्री में ये सक्सेस नहीं हुआ। इन सम कंट्रीज लीडरशिप चेंज्ड, ठीक है, कुछ कुछ कंट्रीज में रिजीम्स बदल गए, जो जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी वो हट गई। प्रेसिडेंट बैन अली जो है वो रिजाइन हो गया। अल्जीरिया के अंदर द 19-year-old इमरजेंसी वाज लिफ्टेड, ये अल्जीरिया की इमरजेंसी खत्म हो गई। इन जॉर्डन, किंग अब्दुल्ला डिसमिस्ड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। इकोनॉमिक कंसेशंस वर मेड बाय द रूलर्स इन सऊदी अरेबिया एंड ओमान। Overthrow of the president Hosni Mubarak, who was later convicted of corruption and ordered to stand trial for ordering the killing of protesters। तो भाई इसने भी बहुत मरवाया था होसनी मुबारक ने। This uprising has resulted in civil war and overthrow of the government in Tunisia, Egypt and Libya। सो इस तरीके से ये सिविल वॉर चलता रहा। ट्यूनेशिया की गवर्नमेंट, इजिप्ट की गवर्नमेंट, लीबिया की गवर्नमेंट हट गई, ठीक है, जो कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही थी वो हट गई। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।